देखिए, आज की इस क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड से बनने वाले जो सेंटेंस है उनके पैसिव सीखेंगे। इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उनके पैसिव किए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, जो भी इससे पहले क्लासेस रही हैं पैसिव वर्ड्स की, तो आप प्लीज पहले उन क्लासेस को कवर करिए, फिर आप इस क्लास पे आइए, नहीं तो ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कहीं से भी आपने कर रखा हो तो फिर ठीक है, नहीं कर रखा हो कहीं से तो यहां भी मत देखिए और कहीं भी मत देखिए। ठीक, चलिए आज के लिए जो 2 सेंटेंस है, बहुत ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सीधे क्लास पे आता हूं। जो बात है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। तो देखिए आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से पैसिव बन रहा है। इससे पहले हमने किया था डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। अब की बार हम करने जा रहे हैं व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। तो बहुत आसान है। जब हमने ये वाला किया था, अभी भी देखो डिड से अगर बनाते तो इसको हम इससे पहले क्लास में किए थे, अब हमको खाली इसके पहले क्या लगा देना, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो फिर इस क्लास को मैंने अलग क्यों किया? अगर ऐसा है कि सर इससे पहले तो हमने डिड से बनने वाले सेंटेंस बनाए ही थे, डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब, तो फिर इसमें अलग क्या था, आप उसी क्लास में पढ़ा देते, खाली इसमें वाई लगा देना था। तो नहीं, अभी इन 2 क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक, तो चलिए पहले इसको बनाते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। देखते हैं कि रिफ्यूज किया गया है और डिड लिखा गया है, तो ये हमारी वर्ब है। और मैं फिर से वही पूछूंगा कि ये कौन सा टेंस है। डिड के साथ रिफ्यूज अगर लिखा गया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। रिफ्यूज करने का काम कौन किया? योर फादर। तो योर फादर क्या है? हमारे सब्जेक्ट। क्या रिफ्यूज किया है? सच एन ऑनरेबल जॉब। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड को इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह ही उतारिए, इसको हटाइएगा मत। इसके अलावा डिड और रिफ्यूज आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वॉज वर्ब के साथ V3। जब सच एन ऑनरेबल जॉब को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इस सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा होना चाहिए, वॉज या वर। तो लिखना पड़ेगा वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब, वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज्ड बाई योर फादर। अब ध्यान दीजिए, जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं थे तब हमने बनाया था डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब, तो हम बनाते वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज्ड बाय योर फादर। अभी हमने खाली इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दिया, अभी तो कोई बहुत चेंज नहीं किया है। पीछे वाली जो क्लास थी, इससे पहले वाली क्लास, उसी से सीख लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है व्हेन डू यू हेल्प मी, होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, व्हेन डू यू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ यू छूट गया है, तो व्हेन डू मैंने इसी वजह से पहले लिख दिया था कि हमारा टाइम बचेगा। व्हेन डू यू हेल्प मी, ठीक है, तो व्हेन डू यू हेल्प मी लिखा हुआ है और इसका पैसिव बनाना है। तो फिर ध्यान दो, डू और हेल्प लिखा है, मैं कहूंगा टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर डू के साथ हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हेल्प करने का काम किसने किया? यू ने। तो यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। किसकी हेल्प की है? तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब व्हेन डू यू हेल्प, डू हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज हमारे साथ V3 लगेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड वापस ऐसे ही लिख दीजिए सर, व्हेन मी को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो आई, तो आई की वजह से क्या लिखना पड़ेगा? एम। यही ध्यान देना है, व्हेन के साथ डायरेक्ट इज मत लिखिए, आर मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाए तो उसकी वजह से क्या लिखना पड़ेगा? तो व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये व्हेन नहीं होता तो लिखा होता डू यू हेल्प मी, तो इसका पैसिव बनता एम आई हेल्प्ड बाय यू। और सबसे पहली क्लास जो हमने असर्टिव में पढ़ी थी, अगर इस डू को हटा देते, इसको पॉजिटिव में कर देते, तो हम लिखते यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। तो देखो इसका बनता मी का आई, एम को यहां लिखना पड़ता है आई एम हेल्प्ड बाय यू। यही बात मैंने पिछली क्लास में आपको बार बार समझाई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के पहले आएगा। कहा था हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, और ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये तो पहले आएगा ही आएगा। वाक्य के शुरू में ही इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखते हैं। तो ये आप एक बार नोट कीजिए, तब तक मैं इसको रफ करके नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं। देखो, तो अभी 2 सेंटेंसेस फिर से लिख दिए, हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग एंड हुम डिड दे इनवाइट। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड को, इंट्रोगेटिव वर्ड से जो बनने वाले पैसिव वर्ड थे उनको मैंने उस क्लास से अलग क्यों कर दिया। ठीक, अब की बार जरा समझिएगा, मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ, तो आपको हैज कंपोज लिखा हुआ है सर, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल सही है। कंपोज किसने किया है? हु ने। अगर ध्यान देना, हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग, अगर आप इसका आंसर दोगे तो आपको बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। राम हैज कंपोज दिस सॉन्ग, दे हैव कंपोज दिस सॉन्ग, माय फादर हैज कंपोज दिस सॉन्ग। तो जिस
जो आप जवाब दे रहे हो वो जवाब हु में छिपा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान देना, इंट्रोगेटिव वर्ड ही क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तभी ऐसा हो पाया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आया। अभी तक इंट्रोगेटिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था, सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करने लगेगा तब ऐसा कैसे हो पाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड तो वाक्य के शुरू में लिखा जाता है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख जाना चाहिए था। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड को शुरू में लिखना पड़ता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड बराबर सब्जेक्ट दोनों शुरू में लिखा जाएगा, तब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आ पाएगा। वो बात बहुत साफ तौर पे यहां लिखी गई है। तो हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या कंपोज किया है, दिस सॉन्ग। तो ये दिस सॉन्ग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। और ये हमारा मेन वर्ब है जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बना हुआ है। इसका पैसिव बनाओगे तो हैज कंपोज का पैसिव हैज बीन या हैव बीन कंपोज हो जाएगा। ये तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। तो अभी मैं आपको सिंपल तरीके से पहले बना रहा हूं, जो कि ये गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस ऐसा बना रहा हूं कि अगर इसका पैसिव बनाते तो आप लिखते दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय whom, दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय whom। अगर ऐसा आपने लिख दिया तो आप एक चीज और नोटिस करो कि दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय whom अगर लिखा तो बाय whom पीछे चला आया, इंट्रोगेटिव वर्ड पीछे चला आया। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के लास्ट में नहीं लिखा जाता। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के लास्ट में नहीं लिखा जाता है, आप उसको आगे लिखना पड़ेगा। तो एक गलती आपको ये सही करनी है कि बाय whom को उठाकर आगे रखना है, बाय whom को उठाकर आगे रखना है। दूसरी चीज ये है, अब की बार आपको सब्जेक्ट मिल गया, अब इंट्रोगेटिव वर्ड अलग हो गया क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट बनाया ना, सब्जेक्ट दिस सॉन्ग हो गया। तो अगर दिस सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये एक इसके पहले रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले की क्लास में मैंने इस बारे में बहुत बार बोला था कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के साथ चिपक जाएगी और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले रहेगी, तभी इंट्रोगेटिव का पैसिव बन पाएगा। तो रियल मायने में जो इसका पैसिव बनेगा वो बनेगा बाय whom हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज्ड। मैं फिर समझा दे रहा हूं एक बार, और ये इंट्रोगेटिव का साइन, क्योंकि यहां पे तो हम इंट्रोगेटिव का साइन भी नहीं लगा सकते थे, हैज दिस सॉन्ग के बाद लिखा गया था और बाय whom बाद में लिखा गया था। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन था आपके पास हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग। मैंने कहा इस सेंटेंस का आप मुझे स्ट्रक्चर बताइए, तो आपने कहा हैज और कंपोज लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या कंपोज किया गया है, सॉन्ग कंपोज किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन कंपोज किसने किया है, सर ये तो लिखा ही नहीं है, तो हु में छिपा हुआ है। राम हैज कंपोज दिस सॉन्ग, माय फादर हैज कंपोज दिस सॉन्ग, दे हैव कंपोज दिस सॉन्ग। तो हु जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा तभी आपको ये चीज ध्यान देने वाली है कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, बल्कि वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में लिखा जाता है तो इसको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हु को बाय whom करना पड़ेगा। दिस सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये यहां आ जाएगा और हैज कंपोज का हैज बीन कंपोज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्योंकि इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव ही होगा, ये मैंने इससे पहले की क्लास में बहुत बार बोला था, अब ये आपको समझ में आ रही होगी और ये काम आ रहा होगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा तो दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज न लिख के इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ेगा। और ये दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही लिखी जाएगी, ये भी बात मैंने इससे पहले क्लास में कही थी। तो हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज बाय whom होना चाहिए था। अगेन सही बात है, लेकिन फिर क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के लास्ट में नहीं लिखे जाते तो इस बाय whom को पूरा आगे उठा के लिखेंगे और बाय whom हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज। आई होप कि अब ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे देखो। नहीं आया तो फिर से देखो ना, नहीं आया तो फिर से इसको देख लो। whom, लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं ये गारंटी है कि आपको इतने अच्छे ढंग से आपको नहीं मिल पाएगा समझने को, इसलिए बहुत ध्यान से समझो। होंगे कुछ लोग जरूर होंगे समझाने वाले, बट इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। whom did they invite, whom did they invite, तो मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ। सर did और invite लिखा हुआ है तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चल गया, सर did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, किसने इनवाइट करने का काम किया है, समझिएगा ध्यान से, किसने इनवाइट करने का काम किया है, सर दे ने। तो दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। किसको इनवाइट किया गया है, सर जिसको भी इनवाइट किया गया है ना, ये इंटरोगेटिव वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो, दे इनवाइटेड राम, दे इनवाइटेड माई फादर, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। जिसको भी इनवाइट किया गया है, अब की बार इंटरोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु जब सब्जेक्ट का काम करता है तो हु लिखते हैं, लेकिन जब हु ऑब्जेक्ट का काम करता है तो हुम लिखते हैं। इसीलिए इस बाई के बाद हुम लिखा जाता है, क्योंकि बाई के बाद बाई प्रीपोजिशन है तो हु ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो बाई हुम लिखना पड़ेगा।
लेकिन whom जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो who, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो whom। तो whom did they invite। अब की बात देखो, जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो देखो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव वर्ड तो पहले लिखना ही पड़ेगा, चाहे ऑब्जेक्ट काम करे चाहे सब्जेक्ट काम करे, उसको शुरू में लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट देखो आ गया इस बार, और इनवाइट आपकी मेन वर्ब, पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। डिड प्लस इनवाइट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वॉज वर्ब के साथ V3 लगाओगे, सही बात है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। ये हुम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओगे। तो जब हुम को सब्जेक्ट बनाओगे ना तो यहां पर लिखना पड़ेगा हु। पहले ये समझ लेना, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जो हु है ना, जब सब्जेक्ट होगा तो हु होगा, लेकिन हु को जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा हुम। बाई के बाद हुम लिखा था, यहां इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसीलिए हुम लिखा है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाओगे, तो यहां पे हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ऑब्जेक्ट है तो वाक्य के शुरू में कैसे आ गया, अभी तक तो हमने जितनी बार ऑब्जेक्ट पढ़ा वाक्य के अंत में पढ़ा था। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड ही जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर ये बात आ जाएगी कि वो वाक्य के शुरू में ही लिखा गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड को हमको शुरू में ही लिखना होगा। तो वो ऑब्जेक्ट का काम करे चाहे सब्जेक्ट का काम करे, वो हमको लिखना ही पड़ेगा। अब वो चाहे हेल्पिंग के बाद सब्जेक्ट ना आए और चाहे ऑब्जेक्ट बाद में ना लिखा जाए, हमको उसको शुरू में लिखना पड़ेगा। तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा हु, जैसे यहाँ हुम को सब्जेक्ट बनाया क्या बनता हु, तो इसको मैं हु। डिड और इनवाइट का पैसिव वॉइस बनाओगे तो वॉज वर्ब के साथ V3 बनेगा, तो बनेगा हु वॉज इनवाइटेड, हु वॉज इनवाइटेड, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दो तो बाई देम, हु वॉज इनवाइटेड बाई देम। हुम डिड दे इनवाइट, तो इसका पैसिव बनाओगे तो बनेगा हु वॉज इनवाइटेड बाई देम। बात को समझना, कितना भी कठिन आ जाए इंट्रोगेटिव का पैसिव, अभी इससे भी लेवल आगे बढ़ जाता है आपका इंट्रोगेटिव में, इससे भी लेवल आगे बढ़ता है, लेकिन हर बार यही रूल काम करेगा जब आप उस इंट्रोगेटिव वर्ड को सब्जेक्ट बना रहे हो कि ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अगर नहीं बन रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इससे पहले भी 2 किए थे ना, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड अलग था, सब्जेक्ट अलग था, ऑब्जेक्ट अलग था, तब तो बहुत आसान है। आप ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड को ढक लो, वो हेल्पिंग वर्ब वाला बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। जब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे तभी ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि उसको समझना पड़ेगा सही ढंग से कि इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका बन पाएगा हुम डिड दे इनवाइट का हु वॉज इनवाइटेड बाय देम। आप यहां तक नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा रफ करके अगले 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। चलिए एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से। एक है हमारे पास व्हाट कॉजेस कैंसर, फिर हमारे पास है व्हाट डिड यू बाई, और फिर है विच बुक डिड यू बाई। फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड से बनने वाले जो सेंटेंस थे वो हमने पिछली वाली क्लास से अलग इसलिए कर दिए क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से बन रहे थे और ये इंट्रोगेटिव वर्ड से बन रहे थे। इंट्रोगेटिव वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस में कई बार ऐसा होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे। बस इसी को ध्यान में रख के बनाओगे तो सेंटेंस अपने आप, जो आपके बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, अगर वो आपके क्लियर है तो अपने आप बन जाएगा। केवल जो मूल बात है, जो एकदम जो कोर बात है वो ये है कि हमको पकड़ना होगा कि वो इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का। बाकी फिर आप बना लोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखो, व्हाट कॉजेस कैंसर। कॉज आपका मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या कॉज करना, कैंसर, और जो कुछ भी कॉज कर रहा है ये है व्हाट। दिस कॉजेस कैंसर है ना, टोबैको कॉजेस कैंसर, कुछ भी अगर बोलोगे तो आप देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये कैंसर, मेन वर्ब के बाद लिखा गया है और इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई है क्या, तो ये कैंसर इसका ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो व्हाट कॉजेस कैंसर में व्हाट हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैंसर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने यही कहा जब एक बार इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम करे, बस ये पकड़ लिए, या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करे तो बस आप बना ले जाओगे, बाकी तो बहुत आसान है। अगर आप मान लो नहीं आ रहा है बनाने, आपने ये पकड़ लिया, अब इसको आप कैसे बनाते, अगर जनरली बनाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से इज एम आर प्लस V3 लगता, आप लिखते कैंसर इज कॉज्ड बाय व्हाट, सही सी बताना, यही तो लिखते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते, कैंसर यहां पे आ जाता, कॉजेज मेन वर्ब है, इज एम आर के साथ V3 लगाते, तो कैंसर इज कॉज्ड बाय व्हाट। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, कैंसर इज कॉज्ड बाय व्हाट, क्योंकि दुनिया में इससे आसान किसी ने सिखाया नहीं होगा, शायद परहैप्स ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, या फिर कोई होगा तो आप उसे खोजिए। कैंसर इज कॉज्ड बाय व्हाट। लेकिन
हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव जो होगा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही होगा। ये बात हमने इससे पहले वाली क्लास में खूब जोर देकर बोली थी, इसीलिए कही थी इतनी बार। तो इसके लिए हमको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कैंसर के पहले लाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो वाक्य के लास्ट में नहीं लिखे जाएंगे, उनको वाक्य के शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा। तो वो जो बाई वॉट है वो भी स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। तो अब सही जो पैसिव होगा ना, ये गलत पैसिव है, और लिखना पड़ेगा बाई वॉट इज कैंसर कॉस्ट। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट बनेगा पैसिव यही। जो सही पैसिव है वो यही है, ये पैसिव गलत था। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं। व्हाट कॉजेज कैंसर था, तो व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉजेज मेन वर्ब है, कैंसर आपकी ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, कॉजेज का इज एम आर के साथ V3 लिख दिया, और व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सर ऑब्जेक्ट बना दिया तो यहां क्यों लिख दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आखिरी में नहीं लिखा जाएगा, तो इसको शुरू में लिखेंगे बाय व्हाट इज कैंसर कॉज्ड। सर आपने कैंसर इज कॉज्ड क्यों नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो कैंसर इज कॉज्ड क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, तो इसी वजह से इज को उठा के यहां रख दिया। तो कैंसर इज कैंसर कॉज्ड बाय व्हाट, इज कैंसर कॉज्ड बाय व्हाट। बाय व्हाट जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये पीछे नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसको शुरू में लिखना पड़ा, बाय व्हाट इज कैंसर कॉज्ड। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और देखो, व्हाट डिड यू बाई, बाई और डिड, इससे बन जाएगा आपका वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाई करने का काम कौन कर रहा है, यू, तो यू हो गया सब्जेक्ट। क्या बाई किया, इसमें छिपा हुआ है। सर इस बार इंट्रोगेटिव वर्ड ये जो व्हाट है ये ऑब्जेक्ट बन गया है। यू बॉट अ टॉय, यू बॉट अ बुक, यू बॉट अ टेबल, तो जो कुछ भी बाई कर रहे हो तो ये व्हाट में छिप गया। इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। इससे पहले जो सबसे पहले हमने पहले और दूसरे सेंटेंस पढ़े थे उसमें क्या था, इंट्रोगेटिव वर्ड अलग, सब्जेक्ट अलग। जैसे व्हेन डिड यू हेल्प मी, व्हेन डिड यू हेल्प मी, तो हेल्प का ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू हेल्प आपका मेन वर्ब, और व्हेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड। तब ऐसा कुछ भी झाम नहीं था। जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तभी ऐसा झाम है, जो आपको समझना है और बहुत बारीकी से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। एक बार आप ये समझ गए फिर कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसका बनेगा इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो व्हाट में, अच्छा अभी जो हु था ना, हु का सब्जेक्टिव केस हु होता है और ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। ठीक वैसे जैसे ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। लेकिन व्हाट के साथ ऐसा नहीं है, व्हाट का सब्जेक्टिव केस भी व्हाट होता है, व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस भी व्हाट होता है। तो इसमें आपको चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे। हु वाले में दिख रहा था कि हु था तो बाई हुम लिख गया था और यहाँ हु लिखा था। ठीक है, व्हाट में ऐसा नहीं है, व्हाट का सब्जेक्टिव केस भी व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस भी व्हाट। तो इसी वजह से वो मैंने वहां पे कंपेयर करके सिखा दिया अच्छे से। तो इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो व्हाट लिखा जाएगा। डिड और बाई का वॉज वर्ब प्लस V3 हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा व्हाट वॉज और बाई का बॉट, और यू आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा बाई। मैं इसको पहले ऐसे बनाता हूं, ऐसे लिखूंगा तो आपको ये अलग तरीके से बना दिए। व्हाट डिड यू बाई, तो यू आपका सब्जेक्ट है और व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव बनाओगे तो ये वॉज वर्ब के साथ V3 जाएगा, वॉज वर्ब बॉट, और व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बनेगा व्हाट वॉज बॉट बाई यू। फिर से देखो, यू सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई यू कर दिया। व्हाट ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिया, तो व्हाट का व्हाट ही रह गया, और डिड बाई का वॉज वर्ब के साथ V3, तो व्हाट वॉज बॉट बाई यू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो वॉज वर्ब के साथ V3। फिर से समझ लो, एक बार फिर बोल दे रहा हूं। इस बार व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड में सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इस बार व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। जब सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो बाई व्हाट लिखा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो इसको सब्जेक्ट बनाया तो व्हाट का व्हाट ही लिखा। जब व्हाट का व्हाट ही लिखा, सब्जेक्ट बना दिया और यू को ऑब्जेक्ट बनाया तो बाई यू लिख दिया। डिड और बाई का पैसिव वॉज वर्ब के साथ V3 वॉज बॉट लिख दिया। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बहुत समझ अच्छे से बताना। ठीक है, अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो जो आखिरी सेंटेंस है ना, इसका पैसिव बना के कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका पैसिव बना के कमेंट बॉक्स में बताओ। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको नहीं आ रहा तो भी बताओ, अगर आपको कोई डाउट है तो भी बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको मेरी क्लास नहीं समझ में आई तो भी बताओ। अगर समझ में आ गई हो तो कोई जरूरी नहीं है, फिर आपने समझ लिया तो फिर किसी और को भी समझा देना। ठीक, तो ठीक है, आई होप कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बना लिए और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो फिर से इन दोनों क्लासेस को, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास दी थी और ये आज वाली क्लास, इन दोनों क्लासेस को कवर कर लो। ठीक है, थैंक यू।